कल्चर एंड रिलीजन में क्या है, हम लोग रोल एंड सोसाइटी में क्या करते हैं बच्चा, हम किसी धर्म से बंधे हैं और किसी संस्कृति में रहते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि हम क्यों मनाएं क्रिश्चियन का वो त्योहार, काहे नहीं मनाते हम बकरीद, काहे नहीं ताजिया उठाते हैं, काहे नहीं हसन हुसन करते हैं हम, हाँ, हमारा त्योहार नहीं है। इसी भारत में कब से बकरीद चली आ रही है, आपको तो चिंता नहीं होती बकरीद की, तो 25 दिसंबर का क्रिसमस डे का काहे चिंता होता है, हाँ? या तो वो फिलॉसफी हमारे हिंदू धर्म के साथ बहुत मेल खा रही हो, आनंद दे रही हो, जब इस देश में मुसलमानों से की तुलना में तो क्रिश्चियन ना के बराबर है, फिर भी उनके त्योहार को इतना तवज्जो दिया जाता है। गंगा जमुनी जब तहजीब और संस्कृति की बात आती है तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, क्रिश्चियन तो आता भी नहीं है, क्यों? हाँ, अगर त्योहार मनाना है तो चिपको आंदोलन मनाइए ना, 5 जून का पर्यावरण दिवस होता है, उसको हॉलीडे करिए, सब लोग उस दिन छुट्टी रहेगा और सब लोग 5-5 पेड़ लगाएगा, उसको छुट्टी करो, क्यों भाई? 5 जून को छुट्टी दिवस, क्योंकि पर्यावरण दिवस है। उस दिन लोग आज एक बाल्टी पानी से ज्यादा कोई इस्तेमाल नहीं करेगा अपने निजी काज में, और 5-5 पेड़ लगाएंगे लोग। छुट्टी का तब सदुपयोग होगा, जो छुट्टी करने का दिन, छुट्टी नहीं, जो पैसा बर्बाद करने का उसे करेंगे। समझ गए क्या समझा रहे हैं ना? हाँ, तो ये अभी वो आपने देखे होंगे 12th फेल वाला जो आईपीएस है, वो एक बार मैं उसको सुन रहा था, उसने कहा कि हमारी सैलरी कम कब पड़ती है, वो बेईमान नहीं होगा ना, वो तो बड़ा वैसा आदमी है। हमारी सैलरी कम कब पड़ती है, 2-3 चीज दिमाग से निकाल दो। हमें ज्वेलरी की क्या जरूरत है? लोग कहते हैं ज्वेलरी बुरे दिनों में काम आती है। बुरे दिन आएंगे कब? जब हम अच्छा काम नहीं करेंगे। मतलब बुरे दिनों की संभावना में हम आज का दिन खराब करते रहते हैं, तो बुरा दिन तो आएगा ही आएगा। ज्वेलरी सिर्फ लॉकर में या घर में रहती है, उसका कोई यूज नहीं। तो हम लोगों ने सोच रखा कि ज्वेलरी के चक्कर में नहीं, हीरे सोने ये सब कुछ नहीं जुटाने, अननेसेसरी हमें मॉल में खरीदना नहीं कुछ, बस ये 2 चीज हम रोक लें, हमारे पैसे से हमारा काम चल जाएगा। उसने कहा कि भाई हम आईपीएस हो गए, सरकार ने सैलरी कैसे हमारी कम है? कम ही नहीं है। सरकार खाना बनाने वाले देती है, बाग बगीचा संवारने वाला देता है, सब कुछ देता है, इतना बड़ा बंगला देता है। 7-8 लाख रुपए एक आईपीएस पर हर महीने सरकार खर्च करती है। जो पैसा हम अपनी सैलरी से खर्च करते हैं वो गवर्नमेंट से खर्च होती है, तो हमें खर्च करने की क्या जरूरत? जब खर्च करने की जरूरत नहीं तो हमारे पास बचा हुआ पैसा हमारे पास पर्याप्त है। आ रहा है समझ में, है ना? Religion and culture are more or less interlinked at their courts. Religion and culture are more or less interlinked, and their courts are most influential factor in value inclusions in calculation करिए, in value in calculation through special channels. धर्म और संस्कृति कमोबेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके कोड सामाजिक चैनलों के माध्यम से, और उनके कोड सामाजिक चैनलों के माध्यम से मूल्य संवर्धन में सबसे प्रभावशाली कारक है। फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा, इंडियन वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस and mutual acceptance in heavily down from Hindu texts. सहिष्णुता और पारस्परिक संस्कृति का
भारतीय मूल्य काफी हद तक हिंदू ग्रंथों से लिया गया है। परंपरा लिखे उदाहरण में सहिष्णुता और पारस्परिक स्वीकृति को का भारतीय मूल्य काफी हद तक हिंदू ग्रंथों से लिया गया। बच्चा ऐसा समझो ना तुम कि जो हमारे मान्यताएं हैं पीछे की, और जो भी हमने ये हम कस्टमाइज है इससे। जितने भी हम, जैसे संविधान के अलावा जब कोई चीज में जाते हैं, इस संविधान में तो सब लिखा नहीं है, संविधान के अलावा जाते हैं तो संविधान से हम रूल होते हैं, लेकिन बहुत सारे कस्टम से हम कस्टमाइज होते हैं। जैसे दीपावली हमारा संवैधानिक मान्यता नहीं है, संविधान में नहीं लिखा है, हम कस्टमाइज हैं। जैसे पीपल का पेड़ से हम कस्टमाइज हैं, इसलिए जल चढ़ाते हैं। मंदिर में जाके माथा टेकना चाहिए, इसको हमें कस्टमाइज किया गया, इसलिए हम उसको मानते चले और उसको हमने महत्व दिया जो सहिष्णु था और पारस्परिक स्वीकृति मिली। इनटॉलरेंस चीजों को हमने डिनाई किया, टॉलरेंस, और एक्सेप्ट किया उसको। जैसे माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए, उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ये हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया। ये संविधान में नहीं लिखा है कि बच्चे अपने माता पिता का पैर छुएं। ये हम कस्टमाइज हैं इससे, ये हमारी सहिष्णुता का प्रतीक है और इसको हमने स्वीकार किया है। तो जब ये समाज में नहीं दिखता है, अस्वीकृति दिखती है, तो हम वहां पर इस ताने बाने को बिगड़ता हुआ देखते हैं कि इसका कैसा संस्कार है, कैसी संस्कृति है। और धर्म को संस्कृति से इसलिए जोड़ने का प्रयास हुआ कि आज जो व्यक्ति का जीवन होगा इन बॉन्डिंग के साथ ज्यादा स्मूथ चलेगा। आप समझे ना, माता पिता को जैसे कहा गया कि माता पिता जो है दूसरे ईश्वर है, मतलब घर में आपके एक भगवान है वो। यह दर्जा इसलिए दिया गया कि ताकि आप आचरण में दुरुस्त रहें अपने माँ बाप के प्रति। अगर माँ बाप को एक साधारण व्यक्ति के तौर पे, एक साधारण परिवार के सदस्य के तौर पर, या समाज का, चलो समाज में तो एक जनरलाइज ही है कि एक प्राणी है वो, लेकिन अगर घर में आपको एक स्पेसिफिक उसका नजरिया नहीं विकसित किया जाएगा आपके नजरों में कि माँ बाप हमारे जैसा नहीं है या हमारे भाई बहनों जैसा एक मात्र घर का एक सदस्य नहीं है, वह बल्कि एक स्पेशल जोन में काम करता है और वह भगवान की तरह है, नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अपने उनके प्रति जो हमारा आचरण है वो जनरलाइज हो जाएगा और जो व्यवस्था है घर की वो टर्बुलेंस में चली जाए, उथल पुथल में चली जाएगी। तो यह चीजें एक्सेप्ट किया गया, तो इसलिए पुराने से आज तक चले आएंगे तो माँ बाप का दर्जा जो है बड़ा रखा गया, भगवान की तरह रखा गया और यह एक्सेप्ट किया गया। तो इससे घर की सहिष्णुता और आपकी संस्कृति जो डिजाइन हुई है वह बची रहती है और जिंदगी चलती रहती है। ठीक है ना, तो धर्म और संस्कृति का बहुत गहरा नाता है। इसी तरीके से लिखिएगा ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, एक हेडिंग लिखिए, परंपरा और रीति रिवाज। परंपरा और रीति रिवाज, these are the basic essence of any societal steps। सेटअप कर लीजिए स्टेप के बजाय, these are the basic essence of any societal setup। ये किसी भी सामाजिक व्यवस्था का मूल सार है, किसी भी सामाजिक व्यवस्था का मूल सार है। सम ऑफ द underlying values, some of the underlying values लिखे behind tradition and custom, behind tradition and custom are loyalty,
परंपरा और रीति रिवाज के पीछे कुछ अंतर्निहित मूल्य हैं। है ना। लॉयल्टी मतलब जैसे वफादारी को आप समझिए। हम परंपरा और रीति रिवाज के प्रति क्या करते हैं, एक वफादारी रखते हैं, और इसी को बनाए रखने के लिए एग्जाम्पल लिखिएगा। रक्षाबंधन, भैया दूज, होली, दीपावली, ये सब इससे एग्जाम्पल हैं। समझ गए कि नहीं। कि लॉयल्टी कायम रहनी चाहिए, है ना। ये लॉयल्टी कायम रहे, इसके लिए लाया गया ये सब चीजें, और ये एक्सेप्ट किया गया और कस्टमाइज चल रहा है। राइट। अब लिखें इकोनॉमिक सेटअप, इकोनॉमी सेटअप, एक हेडिंग बनाए इकोनॉमी। देखिए अभी हम जो आपको समझा रहे थे, अब डिपेंड ये करता है कि जो लॉयल्टी जो है, जिस ट्रेडिशन और कस्टम्स को हम एक प्रकार से स्वीकृति दिए हैं, जो रिलीजन या कल्चर के साथ हम अपना जीवन को काटते हैं, उसमें एक पॉलिटिकल सेटअप और इकोनॉमिक सेटअप भी है। अगर हम धर्म और संस्कृति, या कहा जाए परंपरा और रीति रिवाज के जो भाव हैं, जिसमें रक्षाबंधन भी है, होली भी है, भैया दूज भी है, दीपावली भी है, इसको हम कस्टमाइज हैं, जिससे जो हमारे रीति रिवाज का हिस्सा और हमारी परंपरा है, और इसको लेकर के हम सहिष्णु हैं, आदती हैं, इसके आगे बढ़ते रहते हैं। दर साल, हर साल इसमें हम शामिल होते हैं। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल सेटअप है और इकोनॉमी सेटअप है, क्योंकि ये जहां इकोनॉमी सेटअप वेरिएट करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, वहां पर इसका जो लेवल एक्सेप्टेंसी का है वो फ्लक्चुएट करेगा। अगर आपके पास अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, तो आप भैया दूज मनाने का जो लेवल होगा वो और विहंगम होगा, रक्षाबंधन मनाने का जो दृश्य होगा वो और बड़ा व्यापक होगा। लेकिन आर्थिक आपका जो सेटअप है, अर्थव्यवस्था आपकी मझोली है, छोटी है, खराब है, तो उसमें बहुत ढूंढने से मिलेगा, ओझल सा होगा। तो कोई भी रीति रिवाज, कोई भी परंपरा का निर्वहन आपके आर्थिक सेटअप पर निर्भर करता है। इसलिए ये मत भूलिएगा कि त्योहार आपको सिर्फ खुशियां देते हैं। आप ये याद जरूर रखिएगा कि त्योहार आपकी अर्थव्यवस्था की परीक्षा भी लेते हैं। अगर आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ नहीं हैं, तो त्योहार आपको बाईपास करके चले जाएंगे, और आप दूसरों के बड़ी अर्थव्यवस्था के त्योहारों को अपने घर के झरोखों से सिर्फ झांक पाएंगे, और त्योहार आपको स्पर्श भी नहीं करेंगे। ये जो बाजार सजते हैं, अभी दीपावली में जो ये बाजार सजा था, हर जगह सड़क पे पूरा बाजार ही सजा था। आप मुझे बता सकते हैं ये सजे हुए बाजार में कौन खरीदार था? जिसको इलाज के पैसे नहीं है, जिसके पास, जिसके बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, जो 19 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पे हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये बाजार उनके लिए नहीं था। इसलिए जो रीति रिवाज और हमारे जो परंपराएं हैं, वो भी हमारी अर्थव्यवस्था की कसौटी होती है। जितनी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रीति रिवाज, परंपरा, तीज त्योहार, होली, दीपावली हम उतने ही पैमाने पर कसेंगे। अब अगर आप उन परंपराओं से स्वीकृति रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सोच के साथ अस्वीकृति संभव नहीं है। क्योंकि गरीबों का त्योहार और अमीरों के त्योहार में फर्क होता है।
और अमीरी और गरीबी भगवान ने नहीं पैदा किया है। ये है अर्थव्यवस्था की खाई, ये है राज व्यवस्था की देन, हमारी सरकारों की देन है। सरकार के जो शागिर्द हैं, सरकार के साथ हैं, सरकार के चहेते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। जो सरकार से दूर खड़े हैं, ओझल हैं, दिखते नहीं हैं, वो उनकी अर्थव्यवस्था टूटी फूटी और मरियल पड़ी रहेगी। वो बड़ी खूबसूरत कहावत है ना कि जो जब आप आखिर में पहुंचते हैं तो जो लोग छोड़े होते हैं वही आपको मिलता है। तो भारत में बहुत सारे लोग पंक्ति में इतने पीछे खड़े हैं कि सरकार बांटते बांटते जो बचा खोचा होता गिरा पड़ा वही उठा के चले जाते हैं। इकोनॉमिक सेटअप ऑफ द सोसाइटी टू इन्फ्लुएंसेस, इकोनॉमिक सेटअप ऑफ द सोसाइटी टू TWO वाला टू इन्फ्लुएंसेस वैल्यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। समाज की आर्थिक संरचना भी समाज के सदस्यों के मूल्यों को प्रभावित करती है। इस बात को आप कान में सरसों का बढ़िया सा कड़ुआ वाला तेल डाल के समझ लीजिएगा कि अर्थव्यवस्था अगर आपकी ठीक नहीं है तो आप समाज के सदस्य से तो कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन आपके मूल्यों की कसौटी पर आप खड़े नहीं उतरेंगे। आप ईमानदार हैं, रहिए अपने घर में। आप कितने भी सदाचार हैं, आचरण से युक्त हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं देगा अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो। एग्जाम्पल लिखिएगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रमोट्स टू द वैल्यूज ऑफ इक्विटी। सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रमोट्स द वैल्यूज ऑफ इक्विटी। समाजवादी अर्थव्यवस्था समानता के मूल्य को बढ़ावा देती है। समता कह सकते हैं यहां पे, समता के मूल्य को बढ़ावा देती है। वेयर एज जबकि मार्केट इकोनॉमी markets economy in collects values of creativity and competition, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था रचनात्मक और प्रतिस्पर्धा के मूल्य को विकसित करती है। बाजार जो होता है ना, वो आम व्यक्ति को चिढ़ाता है, उस पर धौंस जमाता है, उसके दरिद्र होने का वो सर्टिफिकेट देता है, उसका उपहास उड़ाता है और उसको ये बताता है कि समाज में तुम CD ग्रेड के सिर्फ एक नागरिक हो। लगे हाथ बाजार उकसाता भी है कि तुम्हें इस बाजार में बने रहने के लिए अपनी श्रम शक्ति बढ़ानी चाहिए, अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए, अपनी तत्परता बढ़ानी चाहिए, अपनी सोच बदलनी चाहिए और जेब में नोटों की गड्डी होनी चाहिए, फिर तुम मेरे सामने ठीक से खड़े हो सकते हो। ये बाजार उलट यह भी सिखाता है। जो बाजार की दूसरी भाषा समझ गया वो उसमें दिन रात एक करता है। जो बाजार की दूसरी भाषा समझ गया वो दीपावली मनाएगा 2 घंटा, भैया दूज मनाएगा सुबह शाम, वर्किंग डे के अलावा संडे को भी छुट्टी नहीं मानेगा। जब तक वह अपना गोल नहीं पाएगा तब तक वो थकेगा नहीं, चलता रहेगा। जो इसकी परिभाषा नहीं समझ पाया,
जो दूसरा भाव बाजार कहता नहीं समझ पाया। बाजार उसे ग्रेशम की लॉ की तरह इस्तेमाल करती है। ग्रेशम का लॉ इकोनॉमी में है कि जो अच्छी मुद्रा को बाजार से बाहर कर देती है। आप आचरण में अच्छे होंगे, इंसान अच्छे होंगे, लेकिन बाजार आपको बाहर कर देगा। ये ग्रेशम का लॉ है। बाजार से अच्छी मुद्रा गायब हो जाती है, बाहर कर देती है उसको। ठीक है। इकोनॉमिक्स सेटअप लिखिए, वो सॉरी पॉलिटिकल सेटअप लिखो, पॉलिटिकल सेटअप। This may be better democratic or autocratic. This may be either लिखो, either democratic or autocratic based on the nature of political state. यह या तो लोकतांत्रिक व निरंकुश हो सकती है, political state, comma, suitable values are transmitted among citizens. Suitable values transmitted among citizens हो सकती है राजनीतिक राज्य की प्रकृति के आधार पर। राजनीतिक राज्य की प्रकृति के आधार पर नागरिकों के बीच उपयुक्त मूल्यों का संचार होता है। डेमोक्रेटिक एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल डेमोक्रेटिक इन डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट्स इंडिया न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। लिख लीजिए यही, इंडिया बिलीव्ड न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। Whereas recent protests in Hong Kong for democratic rights, whereas जबकि recent protests in Hong Kong for democratic rights, despite being an autonomous region of China, despite being an autonomous region of China, चीन का स्वायत्त क्षेत्र होने के बावजूद हांगकांग में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए हालिया विरोध प्रदर्शन। रिक्षण न लगाना हो मत लगाइए, पुराना हो गया, 3-4 साल पुरानी बात है, कोरोना से पहले की बात है। विरोध प्रदर्शन नहीं समझे आप? जब हमने आपको स्वायत्त किया है तो आप कुछ भी करें। हम डेमोक्रेसी मांगते हैं तो आप हमको गोला बारूद देते हैं। और इंडिया क्या है, जब हम पाकिस्तान अलग हो गया है तो तुम्हारे देश में तुम जो करो करो, न काहू से दोस्ती न काहू से, हमसे क्या लेना देना है। बांग्लादेश में हो रहा है, फलाना में हो रहा है, ढिमका में हो रहा है, हम क्या चक्कर पड़े। हाँ, अब वो बम फोड़ेगा, हमारे यहां प्रॉब्लम करेगा, तब तो चिल्लाएंगे। अब मान लो हांगकांग स्वायत्त है, अब वो डेमोक्रेसी की डिमांड करता है, तो चाइना के क्यों प्रॉब्लम है? तो इसका मतलब है कि चाइना
स्वायत्त की बात करता है बट ऑटोक्रेसी की बात करता है। भारत डेमोक्रेसी की बात करता है तो करता है। अब इस सेटअप में अगर आप हैं तो वहां पर एक्सेप्टेंसी आपकी अलग अलग हो गई। जैसे अगर हम पाकिस्तान में होते संयोग से, अब मुसलमान होते, अब मुसलमान में भी बहना होते, तुरुक होते, कुछ ऐसे, और हम ऐसे ही खुले विचार के संयोग से हो गए होते, वैसे ना होते लेकिन कह रहा हूं, तो वहां के बाकी लोग हमको पीट पीट के 5 वक्त की नमाज पढ़वा दिए होते, क्योंकि वो कस्टमाइज उससे हैं। हम कस्टमाइज हैं बट ऑटोनॉमस भी हैं। हमारे घर में नवरात्रि का उपवास 9 दिन कोई नहीं रखता। जिसको रखना है वो रख सकता है, जिसको नहीं रखना ना रखे, ये स्वायत्तता है। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं बबलो, ना 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 ना, ना बेटा, खाना ना बनेगा, 9 दिन का उपवास का मतलब 9 दिन को, ये तो ऑटोक्रेसी हो जाएगा। तो हमारे यहां ये सुविधा है कि हमने जो स्वीकार किया है उस पर कोई ऑटोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो अगर इस स्वायत्तता के साथ, देखिए इस स्वायत्तता के साथ हमारा पॉलिटिकल सेटअप है और बाजार का भी अपना एक सेटअप है, और उस सेटअप के बीच में, इन दोनों सेटअप के बीच में परंपरा और रीति रिवाज का सेटअप है। क्यों? हम स्वतंत्रता वाला सेटअप को तो शायद बारीकी समझ ही रहे हैं, अर्थव्यवस्था वाले सेटअप को भी समझते हैं, लेकिन अगर इसको ठीक से और समझ लिया जाए, जो मुझे लगता है कम लोग समझते हैं। कौन वाला? इकोनॉमी वाला। सिविल सोसाइटी, एक लास्ट शेडिंग इसका बनाइए। सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी मोबिलाइज पीपल बेस्ड ऑन civil society mobilize people based on a common cause and promote their cause using media, demonstrations, etc. Media, demonstrations, etc. नागरिक समाज एक सामान्य उद्देश्य के आधार पर लोगों को संगठित करता है। संगठित करता है और मीडिया प्रदर्शनों आदि का उपयोग करके, मीडिया प्रदर्शनों आदि का उपयोग करके उनके उद्देश्य को बढ़ावा देता है, उनके उद्देश्य को बढ़ावा देता है। एंड थस, और इस प्रकार, इन्फ्लुएंस पीपल्स वैल्यूज, लोगों के मूल्य को प्रभावित करता है। लोगों, जैसे मैं आपको कई चीजें इधर उधर की बताता हूं, तो एक प्रकार से मैं आपके, जो आप जैसे हैं उस पर इन बातों का प्रभाव पड़ जाता होगा। इसी को बोलते हैं प्रभावित करना, है ना? प्रभावित। अब जैसे मैंने पैसा बचाने के लिए कुछ बोला तो आपके खिलाफ तो बोल नहीं रहा हूं भाई, आपको थोड़ी बोल रहा हूं कि आप शराब पीजिए, आप ये करिए, तब तो गड़बड़, इन्फ्लुएंस हुआ। इन्फ्लुएंस अगर पॉजिटिव है तो वो, मतलब जैसे मीडिया है, खबर दिखाता है ना कोई चीज का, तो अलबत्ता कम सुने ज्यादा सुने, बस उससे हम कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। टीचर कुछ बता रहा है, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, उससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस कम ज्यादा हो सकते हैं बट बिना हुए रहते नहीं है। ठीक है ना? तो वैसे ही नागरिक समाज जो होता है, एक अपना दखल जो रखता है सोसाइटी में, और मीडिया चूंकि सबके घर तक है तो उससे वो इन्फ्लुएंस होता है। और उदाहरण कैसे इसको लिखेंगे, लिखिएगा उदाहरण के तौर पे,
RTI 2005, है ना। लोकपाल अधिनियम 2013-14, ठीक है, एग्जाम्पल है। RTI मीडिया इन्फ्लुएंस ही है, आवाज उठी, मीडिया ने उसको बढ़ाया। अन्ना हजारे ने मूवमेंट किया, मीडिया ने उसको पकड़ा, फिर ये एक्ट वगैरह ऐसे, ठीक है ना। तो सिविल सोसाइटी जो होती है वो एक आवाज होती है, और मीडिया जो होता है उसका एक आधार बन जाता है। जैसे निर्भया केस में क्या था, मीडिया ने ही तो, भाई लोगों ने आवाज उठाया, बट उसको लोगों के घरों तक तो मीडिया ने पहुंचाया। तो उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना, ये करना वो करना, है ना। किसान आंदोलन को ही देख लीजिए, है ना। किसान आंदोलन को कुछ मीडिया वालों ने, सोशल मीडिया ने, तभी तो कई चीजें ऐसा हुआ। या आप कुछ और भी देख लीजिए, जैसे मान लो गवर्नमेंट कोई स्टेप लिया, जिससे आपने उसको विड्रॉ किया हो, बैकफुट पे गई हो सरकार, वो सब इन्फ्लुएंस आता है मीडिया का, ठीक है। चुनौतियां क्या है जरा देख लेते हैं। डाइवर्सिटीज ऑफ वैल्यूज, डाइवर्सिटी ऑफ वैल्यू करिए, ठीक है ना। डाइवर्सिटी ऑफ वैल्यू में लिखें, इन मल्टी कल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया, भारत जैसे बहुसांस्कृतिक समाज में देयर आर diverging value across culture, या देयर आर टोन्स आप लिख सकते हैं, टोन्स ऑफ डाइवर्जिंग वैल्यूज अक्रॉस कल्चर्स। विभिन्न संस्कृतियों में बहुत सारे अलग अलग मूल्य हैं, जैसे जैनिज्म एडवोकेट्स स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म, यानी शाकाहारी में बोलना चाहिए, शाकाहार, वेजिटेरियन। जैसे जैन धर्म सख्त शाकाहार का वकालत करता है, whereas जबकि अदर रिलीजन डज नॉट प्रोहिबिट ईटिंग नॉन वेज फूड्स। जबकि अन्य धर्म मांसाहारी खाने पर रोक नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यह बच्चा मूल्यों में विविधता हो गई, है ना। मूल्य जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, ये तो हमारे आपको वैल्यूज एक हो जाएंगे। हमारा वैल्यूज आपके वैल्यूज में जो पसंदगी, यानी पसंद नापसंद, कि कोई मांसाहार पसंद करता है, कोई नापसंद करता है। नापसंद भी वैल्यूज है और पसंद भी वैल्यूज है। तो ये डाइवर्सिटी ऑफ वैल्यू है, ठीक है ना। किसी को घूमना पसंद है, किसी को घूमना नहीं पसंद है, तो नहीं पसंद भी वैल्यू ही है, हमारे वैल्यूज ही, और पसंदगी भी वैल्यूज ही। आप ये मत समझिए कि घूमने नहीं जाता है तो उसके वैल्यूज ही नहीं है, दोनों परिस्थितियों में वैल्यूज। इसीलिए वैल्यूज को पसंद नापसंद से डिफाइन किया गया, ठीक है। सोशल लिखें, सोसाइटिकल मॉरलिटी एक और लिखें, एक चैलेंज और है। तो ये चैलेंज है हमारे यहां, है ना। अब हम सोसाइटी में सब कुछ जैसा नहीं कर सकते ना, यानी सबके कस्टमाइज हैं, अलग अलग रीति रिवाज में हैं, अलग अलग इकोनॉमिक सेटअप के हैं,
हम उनको एक नहीं कर सकते, ये चैलेंज है हमारा। और हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं हम तो विविधता में एकता कहते ही हैं। अब हमारे भारत में एक विडंबना क्या है, सबको एक जैसा हम सोचते हो जाए, मतलब होमोजीनियस से हम हेट्रोजीनियस हो जाए, हेट्रोजीनियस से हम होमोजीनियस हो जाए। तो ये एक्सेप्टेंसी और सहिष्णुता के साथ हमें नहीं लगता कि ये संभव है। कल मैं एक टीवी में सुन रहा था, टीवी क्या सोशल मीडिया में, तो एक व्यक्ति था वो मुस्लिम, कह रहा था कि बद्रीनाथ जो है ना, बदरुद्दीन शाह के नाम से है, बदरुद्दीन शाह का है, और नाथ लगाकर उसको हिंदू धर्म का कुछ कर दिया गया, इसलिए जो है वो गवर्नमेंट जो उत्तराखंड की धामी सरकार है वो मुसलमानों का हवाले कर दे तो बद्रीनाथ को। अब जैसे मान लिया वो व्यक्ति है, तो परंपरा और रीति रिवाज के हिसाब से जो हम कल्चराइज्ड हैं या कहा जाए कस्टमाइज हैं, तो हम बद्रीनाथ तो अपना 4 धाम का एक धाम है। अब वो बीच में वो व्यक्ति एक बवाल लेके आया, तो ये वही व्यक्ति है जो डाइवर्सिटी ऑफ वैल्यूज की बात करता है। मतलब ये सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ेंगे, दफ्तर में नमाज पढ़ लेंगे, दुकान में नमाज पढ़ लेंगे, अंड बंड गंदी संदी अच्छा खराब हर जगह नमाज पढ़ लेंगे। जब खुदा जो है कहीं भी नमाज पढ़ने से आपकी बात सुन लेता है, तो इतना बड़ा मस्जिद बनाना और उसमें भोपू लगाने की जरूरत क्या है? हम लोग तो कहीं भी पूजा नहीं करते हैं कि सड़क पे लगे दंडवत प्रणाम मारने। तो ये डाइवर्सिटी है वैल्यूज के। उनको मस्जिद भी चाहिए और रेलवे स्टेशन पे नमाज भी चाहिए। हमको सिर्फ मंदिर चाहिए, रेलवे स्टेशन पे टिकट चाहिए, वहां पूजा पाठ का जरूरत नहीं हमको। आपने देखे हो कि हम लोग गठरी रख करके अटैची वहीं लगे हनुमान चालीसा पढ़ने, नहीं ना, ये करते हैं। ये इनका वैल्यूज इसी ढंग से कस्टमाइज। अब बद्रीनाथ पे इनकी नजर है, तो हमने कहा इस आदमी को जहां मिले और जितना मिले अगर ये तखत के नीचे घुसा हो और इसकी टांग पकड़ में आए, पहले इसकी टांग तोड़ो। मतलब बिना मतलब के खुराफात की बात कर रहा है। आगे लिखे सोसाइटिकल मोरालिटी में मोस्टली डेरिवेन बाय ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, अधिकतर परंपराओं और रीति रिवाज से प्रेरित होती है, अधिकतर परंपराएं रीति रिवाज से प्रेरित होते हैं। सेवरल ऑफ इट्स टेनेंट्स बोलेंगे, TENETS, टेनेट्स आर अगेंस्ट द लिबरल sentiments and constitutional morality. इसके कई सिद्धांत उदारवादी भावनाओं और संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। एग्जाम्पल, खाप पंचायत, हाँ, लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज। हम लोग किससे परंपरा से किससे हैं? हम लोग परंपराओं से प्रेरित होते हैं। तो हम लव मैरिज के भी कस्टमाइज नहीं है, प्रेम विवाह से, अंतरजातीय विवाह से कस्टमाइज नहीं है। हम खाप से भी कस्टमाइज नहीं है ना। लेकिन आप देखेंगे तो कुछ हद तक देखें, कुछ सोसाइटी में जो खाप पंचायतें चलती हैं वो ऐसा न्याय दे देते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्याय हो।
एक तरफ प्रेम विवाह चल रहा है इस तरीके से, तो सोसाइटिकल मॉरलिटी में एक तरफ तो हम कस्टमाइज होते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की चीज करते हैं। तो अब हम एक्सेप्टेंसी को, जो हम पीछे बोले, एक्सेप्ट कहाँ करते हैं? पीछे नहीं देखा आपने? पीछे लिखाया नहीं, परंपरा और रीति रिवाज, उसके पहले हमने धर्म और संस्कृति नहीं लिखाया, तो हम उससे कस्टमाइज कहाँ होते हैं? अब उसको कहाँ एक्सेप्ट करते हैं? अब तो प्रेम विवाह करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, तो हम तो एक प्रकार से चैलेंज हो गया है इनके लिए। आप समझे ना? जैसे राजघराने का विवाह क्षत्रिय कुल की जो है कुल वधू फलाना ढिमका ऐसे देखे होंगे ना। अब तो ये सब खत्म हो गया है, तो जहां मन करे। ठीक है ना? समझ में आया क्या मैं बोल गया इसमें? हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ हम सहिष्णुता और उस परिपक्वता की बात कर रहे हैं जिसमें स्वीकृति थी। अब तो माँ बाप ही नहीं मानते, तब भी हम विवाह कर रहे, नहीं हम तो प्यार करते हैं, हम तो करेंगे। अब प्यार किया तो डरना क्या? अब प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। इस समय जो कंट्रोवर्सी चल रही उसी के बीच में ये चैलेंज नहीं आ गया? खाप पंचायत क्या है? संविधान के लिए चैलेंज है ना। प्रेम विवाह क्या है? रीति रिवाज के लिए चैलेंज है ना। तो ये साथ साथ चैलेंज भी चल रहे हैं। सोशल बाइकॉट, सोशल बाइकॉट लिखिए, सामाजिक बाइकॉट में लिखिए सोशल बाइकॉट। लिखिएगा सोशल इंस्टीट्यूशंस अप्लाई हाईली इरेशनल इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। सोशल इंस्टीट्यूशन अप्लाई हाईली इरेशनल enforcement mechanism to punish those who deviate from social norms. Deviate from social norms. सामाजिक संस्थाएं सामाजिक मापदंडों से भटकने वालों को दंडित करने के लिए, सामाजिक संस्थाएं सामाजिक मापदंडों से भटकने वालों को दंडित करने के लिए अत्यधिक अतार्किक प्रवर्तन तंत्र लागू करती हैं। इन्फोर्समेंट का मतलब लागू करना दबाव पूर्वक, जैसे लॉ इन्फोर्सेबल होता है, लॉ आपसे पूछा नहीं जाएगा, उसको लागू कर दिया जाता है। जैसे हेलमेट पहन के नहीं जाएंगे तो नहीं कहेगा क्यों चालान काटूं, ऐसा नहीं करेगा, काटो इसका चालान। अतार्किक प्रवर्तन तंत्र लागू करती है। हु लिख लिया, अब मोस्ट ऑफ द टाइम इट रिटर्न्स आउट बी काउंटर प्रोडक्टिव। अधिकांश समय यह एक प्रति उत्पादक साबित होता है। प्रति उत्पादक समझ रहे ना, इसका कोई फायदा नहीं होता। ये जैसे कोई घोड़ी पे बैठ के जा रहा है, बोले कि ये तो जाति धर्म के हिसाब से नहीं देखे हैं, पता लगा उसको घोड़ी से उतार दिए, जूता नहीं पहन सकते, चप्पल नहीं पहन सकते, फलाना नहीं कर सकते, ये नॉन प्रोडक्टिव होते हैं। और यह मैं आपको बताऊं तो यह बात जो है ना, पढ़ा लिखा समाज जैसे जैसे हुआ इसको पूरा बदल नहीं पाया, बल्कि जैसे देखे होंगे, मान लो इससे जुड़ा तो नहीं है लेकिन जुड़ा मान सकते हैं, जैसे दो लड़का लड़की आपस में विवाह कर लें तो लड़के की जान इसलिए ले लेंगे कि वो उसकी जाति का नहीं है या उससे निम्न जाति का है, कैसे उसकी हिम्मत हुई, है ना। एक इस तरीके से पनिश करने का जो, ठीक है।
तो यह सब भी अभी भी, और ये ऐसा नहीं है कि वो कोई अनपढ़ आदमी बंदूक लेके पीछे पड़ा हुआ है, ये सब पढ़े लिखे समाज का हिस्सा हो जाता है। और जबकि अनपढ़ के जमाने में आप देखेंगे तो उस जमाने में जो जजमानी प्रथा थी ना, वह सबके लिमिटेशंस को तय करने के बावजूद भी सबको स्पष्ट था चीजें। जैसे हमारे यहाँ सचिवालय में सचिव को पता है क्या करना है और एक सेक्शन अफसर को पता है क्या करना है, इसके बीच में जितने लोग हैं सबको पता है क्या करना है, मतलब सबको काम पता रहता है, सब अपने लिमिटेशंस में काम करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ जजमानी प्रथा थी, उस जजमानी प्रथा में सब कस्टमाइज थे, क्या क्या करना है सबको पता था। पंडित जी को पता था कि इनको पूजा कराना है ना, कुम्हार को पता था कि हमें ये कुल्हड़ उल्हड़ सप्लाई करना है, मुशहर को पता था हमें दोना पत्तल देना है, धोबी को पता था हमें कपड़े साफ करने हैं। आप समझे ना, सबको आइडिया रहता था कि कहां क्या। सब अलग अलग जातियों में बटे थे, सब अलग अलग, लेकिन सब एक दूसरे से संलग्न थे। तो इसमें एक लाइन जो मैं बताना चाह रहा था लिख लीजिए, लिखिएगा, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे नक्सलिज्म मूवमेंट लिख लीजिएगा। नक्सलिज्म मूवमेंट का कारण क्या है? एक प्रकार से मेन स्ट्रीम से आपने बायकॉट कर रखा है। हाँ भाई, जब आपने अंग्रेजों के टाइम में देखें, संथालों का विद्रोह देखिए, किसानों का विद्रोह देखिए, हाँ, तो सब ये बायकॉट किए हैं, आप उनको मुख्यधारा में नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, और इससे जुड़े लिखेगा कास्ट अगेंस्ट कास्ट मूवमेंट, जाति का जाति के विरोध में आंदोलन। देखे हैं कि नहीं? हाँ, जब आपने उनका बहिष्कार किया, उनको दिक्कत किया, खटिया पे नहीं बैठोगे, मचिया पे नहीं बैठोगे, घोड़ी पे नहीं बैठोगे, तो ये सब भी बवाल हुए बहुत। मंदिर में नहीं जा सकते, इसके लिए आंदोलन नहीं हुए। टेंपल से जुड़े आंदोलन, नहाने की जगह हो, कहीं ऐसी जगह, सब जगह तो बहिष्कार किया गया ना, तो उसके पीछे मूवमेंट हुए। अब संविधान जब आया तो सबको बराबर कर दिया, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो आर्टिकल 17 का में अस्पृश्यता का उन्मूलन है, लेकिन फिर भी अभी ये चलता रहता। ठीक है, यही बताना था। क्वेश्चन लिखा देते हैं कुछ आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन वैल्यूज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन वैल्यूज? टेल अबाउट 3 सच वैल्यूज। मानव मूल्य से आप क्या समझते हैं? ऐसे 3 मूल्यों के बारे में बताइए। ये 50 शब्द वाले में आप क्या आएंगे? इस बार जो पेपर में बनाया है एथिक्स का ना, पीसीएस के हिसाब से बनाया, इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसी पैटर्न पे बनाया जैसे पीसीएस का पेपर आएगा। 50 शब्द, 100 शब्द, 150 शब्द। क्वेश्चन थोड़ा कम किया हूं क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, क्वेश्चन कम है, लेकिन पैटर्न वही है। ठीक है, तो 8 बजे परसों आप लोग उसको लिखिएगा कि देखिए, जो भी उसमें तो काफी फ्रीडम रहता है, निबंध की तरह लिखिए अच्छे से, जो आप सोचते हैं वो लिखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं दिमाग में, उनको लिखिए, विवेकानंद आए उनको लिखिए, राजा राम मोहन राय उनको, गांधी आए, बस उत्तर काउंसलिंग कर दीजिए। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे चीजों को समझा दीजिए, समझिए ना, चीजों को, क्या हो रहा है ये, चीजों को समझाना आना चाहिए, बस समझा सकें, बस मतलब एग्जामिनर को समझा सकें आप। अब चाहे जहां से ईंट रोड़ा जोड़िए उसमें। एक क्वेश्चन लिखें, मानव मूल्य से आप क्या समझते हैं? 3 मूल्यों के बारे में बताइए। अब आप 3 मूल्य कौन से होते हैं? एक आध मूल्य जैसे आप बताना चाहें तो।
एक क्वेश्चन इसमें लिखिएगा, द आइडियल्स दैट कम्स फ्रॉम द लिप्स ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स। लाइफ्स, लिप्स, जीवन किसको बोलेंगे? लाइफ्स कर लीजिए, लाइफ्स की स्पेलिंग क्या होगी? हाँ, लाइफ्स कर दीजिए। फ्रॉम द लाइफ्स फॉर द ग्रेट रिफॉर्मर्स एंड आर ग्रेट, महान सुधारकों के जीवन से जो आदर्श मिलते हैं वे महान तो हैं। महान सुधारकों के जीवन से जो आदर्श मिलते हैं वे महान तो हैं, बट दे आर डिफिकल्ट टू फॉलो। प्लीज या रिव्यू लिखिए, पर उनका अनुसरण कठिन है। समीक्षा कीजिए।